क्या आपने कभी सोचा है कि कचरे से मिली एक चमकती हुई चीज आपकी मौत का फरमान हो सकती है। सन 1987 में ब्राजील के दो लड़कों ने कचरे से एक ऐसी चीज उठाई जिसने पूरे शहर को तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। उस समय ब्राजील के कुछ गाँव में हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि कुछ लोगों को कबाड़ा बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता था। साइनस और लूसियो नाम के दो दोस्त भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो एक दिन एक सुनसान और बंद हो चुके शहर के पुराने रेडियोथेरेपी क्लिनिक में कचरा जमा करने के इरादे से घुसते हैं, जहाँ के सबसे पीछे वाले कमरे में उन्हें एक बहुत ही भारी लेड कैप्सूल मिलता है जो मार्केट में काफी महंगा बिक सकता था। और उसे देखकर लूसी को समझ में नहीं आ रहा था कि लैब वालों ने उसे इस तरह से क्यों फेंक रखा है, लेकिन साइनस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पैसे कमाने के लिए वो दोनों दोस्त कैप्सूल को लेकर सीधा साइनस के घर पर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों औजार से उस कैप को खोलने की कोशिश करने लग गए थे क्योंकि उसके अंदर कोई कीमती सामान हो सकता था, लेकिन बहुत मेहनत करके उसको खोलने के बाद उसके अंदर से बस एक और कैप्सूल निकलता है। उस दौरान वो कबाड़ भी साइनस और लूसियो के लिए एक जैकपॉट की तरह था, लेकिन असलियत तो ये थी कि वो लोग नहीं जानते थे कि उन लोगों ने अनजाने में कयामत का दरवाजा खोल दिया है। अब 5 दिन तक लगातार वो उस छोटे वाले कैप्सूल को खोलने की कोशिश करते हैं, पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब वो नहीं खुलता तो फाइनली साइनस और लूसी उस कैप्सूल को एक लोकल स्क्रैप यार्ड ओनर एवेलिंडो को बेच देते हैं, जिसको रात में ही एवेलिंडो ने जैसे तैसे करके अपने कबाड़ खाने में काम करने वाले मजदूरों से खुलवा लिया था। पर उस छोटे वाले कैप्सूल के अंदर भी कोई खास चीज नहीं होती। फिर सभी लोगों के वहाँ पर से जाने के बाद जब एवेलिंडो भी इसी रात को अपनी शॉप की लाइट ऑफ करके वहाँ पर से जाने लगता है, तभी अचानक उसकी नजर कैप्सूल के ऊपर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंधेरा होते ही वो कैप्सूल नीले रंग की रोशनी में चमक रहा था। ये चीज एवेलिंडो को इतना ज्यादा हैरान कर देती है कि वो उस मटेरियल को एलियन स्पेसशिप का पार्ट या फिर कोई बहुत ही कीमती चीज समझकर सीधा अपने घर में लेकर चला जाता है। जिसके 10 दिन बाद अचानक उसकी वाइफ एंटोनिया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस दौरान वो लगातार उल्टियां कर रही थी और उसका कहना था कि उस चमकने वाली चीज की उसके घर में आने के बाद से ये हालत हुई है। मगर एवेलिंडो को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंटोनिया के कुछ गलत खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हुई होगी। लेकिन एंटोनिया उसकी इस बात पर भड़क जाती है क्योंकि उसके हिसाब से वो चमकने वाली चीज कोई शैतानी चीज थी जो उन्हें जल्दी ही जान से मार देगी। ये बात सुनने के बाद एवेलिंडो गुस्से में घर से चला जाता है और तब एंटोनिया कबाड़ खाने में काम करने वाले एक लड़के को अपने घर पर लेकर आती है, जिसके साथ वो उस अनजान चीज को हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहती थी ताकि उस चीज की सच्चाई के बारे में पता करा जा सके। तब बस को पकड़कर एंटोनिया और रेमुंडो नाम का वो लड़का थोड़ी ही देर में हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंच गए थे, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें काफी देर तक वेट करना पड़ता है। लेकिन सभी डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा था। तभी वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी का डायरेक्टर जेनियो पहुंच गया था, जिसको एंटोनिया अपनी बीमारियों के बारे में बताने के बाद उस चीज को चेक करने के लिए कहती है। लेकिन अभी जेनियो को भी यही लग रहा था कि शायद ये चीजें फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई होंगी, इसीलिए वो एंटोनिया को घर पर जाकर आराम करने के लिए कहता है। लेकिन एंटोनिया अभी भी लगातार अपनी बात पर अड़ी हुई थी, जिस दौरान ही अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और जेनियो जैसे तैसे उसे संभाल कर बाहर जाकर वॉमिटिंग करवाता है। लेकिन एंटोनिया का कहना यही था कि वो घर पर जाकर आराम सिर्फ तभी करेगी जब जेनियो एंटोनिया से उस अनजान कैप्सूल को चेक करने का वादा करे। अभी शुरुआत में तो जेनियो इस चीज के लिए नहीं मान रहा होता, पर तब एंटोनिया उसको बताती है कि कैसे जब से वो कैप्सूल कबाड़ खाने से होकर गुजरा था तब से वहाँ के वर्कर, खुद एवेलिंडो और उसका परिवार और यहाँ तक कि वो दोनों दोस्त जो उस कैप्सूल को कबाड़ खाने तक लेकर आए थे, वो सारे के सारे बीमार पड़ चुके थे। ये बात सुनने के बाद जेनियो को एंटोनिया का पॉइंट वैलिड लगने लग जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अलग अलग घरों में रहने वाले इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे हो सकते हैं। इसी वजह से वो एंटोनिया से उस कैप्सूल को फैसिलिटी के बाहर रखी एक चेयर पर रखवा देता है, जिसके बाद एंटोनिया तो वहाँ पर से अपने घर पर चली गई थी। लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर अंदर एंटोनिया की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। सिर्फ एंटोनिया ही नहीं, उसके साथ साथ लूसियो, साइनस और एवेलिंडो के कबाड़ खाने में काम करने वाले काफी सारे वर्कर्स का यही हाल था, जिनके बाल धीरे धीरे झड़ रहे थे, बॉडी पर छाले पड़ रहे थे और लगातार वॉमिटिंग हो रही थी। किस्मत खराब होने की वजह से उसके एक दिन पहले ही शहर के बड़े हॉस्पिटल में हड़ताल हो चुकी थी, जिसकी वजह से बीमार हो चुके सभी लोगों को फिलहाल के लिए डॉक्टर रिकार्डो के एक छोटे से क्लिनिक में रखा गया था, जहाँ पर रिकार्डो उनकी हालत को देखने के बाद दंग रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। अब जहाँ एक तरफ ये सारा तबाही का माहौल चल रहा था, उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मार्शियो को उसकी गर्लफ्रेंड बियांका की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलती है, क्योंकि बियांका असल में प्रेग्नेंट थी और उसके बारे में जानने के बाद मार्शियो की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर फिलहाल के लिए उन्हें ये बात पता नहीं होती कि मार्शियो का अगला असाइनमेंट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। अब वैसे मार्शियो और बियांका फिलहाल के लिए मार्शियो के पिता के घर पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, जिस दौरान बियांका तो मार्शियो के पिता को अपनी प्रेगनेंसी की खबर देना चाहती थी, लेकिन मार्शियो उसे ऐसा करने के लिए मना करके सही वक्त
का इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद जब मार्शियो, बियांका और मार्शियो के पिता खाना खा रहे थे, तभी अचानक मार्शियो के पास डॉक्टर रिकार्डो कॉल करके उससे पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में बताता है, जिस बारे में सुनने के बाद तो मार्शियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग हो सकती थी। लेकिन मार्शियो को इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान के इतने बुरे हालात सिर्फ तभी हो सकते थे जब वो इंसान किसी बहुत ही ज्यादा रेडिएशन वाली चीज के कांटेक्ट में आया हो। उसकी बातों को सुनने के बाद रिकार्डो उसे तुरंत ही उस अजीब से कैप्सूल के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसकी बात जेनी और एंटोनिया दोनों से हुई थी, पर हॉस्पिटल में चल रहे हड़ताल की वजह से जेनियो को उसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था और वो कैप्सूल अब तक उसी कुर्सी पर रखा हुआ था जहाँ पर एंटोनिया ने उसे छोड़ा था। इस बारे में जानने के बाद मार्शियो तुरंत ही जेनियो के साथ वहाँ पर जाकर उसे चेक करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने साथ स्किंटलोमीटर यानी कि अपना वो डिवाइस लेकर जा रहा था, जिससे रेडिएशन की मात्रा को चेक करा जा सकता है। अब जैसे जैसे जेनियो और मार्शियो हेल्थ डिपार्टमेंट के करीब पहुँचते हैं, वैसे ही स्किंटलोमीटर बहुत ही तेज आवाज करने लग जाता है, जो देखकर मार्शियो को लगने लग गया था कि शायद उसकी मशीन खराब हो चुकी है, क्योंकि ऐसे एरिया में इतना ज्यादा रेडिएशन का लेवल होना नामुमकिन था। इसीलिए जेनियो दूसरी मशीन लेने के लिए गाड़ी को लैब की तरफ मोड़ देता है, लेकिन वहाँ जाकर मार्शियो के स्किंटलोमीटर को टेक्नीशियन को दिखाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मार्शियो का स्किंटलोमीटर पूरी तरह से सही था। इस बात ने तो मार्शियो और जेनियो दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। इसीलिए वो दोनों अब जल्दी से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर पहुँचने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ा फायर ट्रक खड़ा था, जिसको जेनियो के असिस्टेंट ने उस कैप्सूल को वहाँ पर से लेकर जाने के लिए बुलाया था। तो मार्शियो जल्दी से अपने स्किंटलोमीटर को उस कैप्सूल के पास लेकर जाता है, जिसमें से बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा था। इस बारे में जानते ही फायर फाइटर उस बैग को छोड़ देता है, जिसके बाद मार्शियो बहुत ज्यादा गुस्से में जेनियो को खड़ी खोटी सुनाते हुए समझाता है कि उसकी इस एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे शहर में महामारी फैल सकती है और ये वायरस बिल्कुल चेरनोबिल की तरह खतरनाक हो सकता था, जिससे बीते समय में न जाने ब्राजील के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अभी मार्शियो घबराते हुए जेनियो को ये भी कहता है कि उन्हें उसके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को खाली करवा कर उन सभी के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ताकि इस रेडिएशन से इफेक्ट होने वाले लोगों के बारे में पता करा जा सके। ये सुनते ही जेनियो तुरंत ही ऑफिस के अंदर जाकर अपने सभी साथियों से बाहर भागने के लिए कहता है और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर वो सभी लोग ऑफिस को खाली करके उस कैप्सूल वाले बैग को वापस से उसी कुर्सी के ऊपर रख देते हैं। और जैसा कि वो डिवाइस जहाँ जहाँ पर भी गया था वहाँ पर भी रेडिएशन हो सकता था, इसीलिए कैप्सूल के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए जेनियो और मार्शियो तुरंत ही एवेलिंडो के कबाड़ खाने में जाते हैं, जहाँ पर एवेलिंडो पहले तो उन्हें वहाँ पर से भगाने की कोशिश करने लग गया था, पर बाद में मार्शियो के पूछने पर उसने ये बात तो बता ही दी थी कि साइनस और लूसियो उस कैप्सूल को शहर के टूटे हुए रेडियोथेरेपी लैब से लेकर आए थे। ये बात जानने के बाद मार्शियो और जेनियो तुरंत ही उस सुनसान क्लिनिक में पहुंच जाते हैं, मगर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर रेडिएशन का कोई नामो निशान नहीं था। तब मार्शियो को समझ में आता है कि वो रेडिएशन फैलाने वाला एलिमेंट दरअसल उस कैप्सूल के अंदर लॉक होगा, जिसके यहाँ पर ना खुलने की वजह से उसके अंदर से यहाँ पर रेडिएशन नहीं फैली होगी। पर मार्शियो को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार इतनी खतरनाक चीज को सरकार ने यहाँ पर ऐसे लावारिस क्यों छोड़ दिया था। अब जैसा कि ये सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तो मार्शियो और जेनियो तुरंत ही हेल्थ सेक्रेटरी इमर्सन के पास पहुंचकर उससे शहर को खाली करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन इमर्सन तो उनकी मदद करने की जगह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि इस खबर के प्रेस में लीक हो जाने की वजह से इमर्सन की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी। इसी वजह से वो गवर्नर तक को कॉल करने से बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि गवर्नर की परमिशन के बिना इस शहर को खाली नहीं करवाया जा सकता था। ये बात सुनने के बाद मार्शियो तुरंत ही नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के बेनी से बात करता है, और जब उस रेडियोथेरेपी लैब की पुरानी फाइल्स निकाली जाती हैं, तो पता चलता है कि ये लैब 3 साल पहले ही बंद हुई थी, जहाँ पर ऐसे 2 कैप्सूल मौजूद थे, और लैब के बंद होने के पहले एक कैप्सूल को तो वहाँ पर से निकाल लिया गया था, मगर दूसरे कैप्सूल को निकालने से पहले ही वहाँ पर किसी तरह का केस हो गया और कोर्ट ने केस का निपटारा होने तक के लिए प्रॉपर्टी को सील कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस कैप्सूल के अंदर असल में सीजियम 137 नाम का एक बहुत ही हाई रेडियोएक्टिव रेडिएशन वाला सब्सटेंस था, जिसके बारे में सुनते ही मार्शियो के होश उड़ जाते हैं और वो बिना समय गवाए जैसे तैसे शहर के गवर्नर रॉबर्टो के पास पहुंच जाता है, जिससे बातें करते हुए मार्शियो उसको बताता है कि सीजियम 137 किसी पतले से पाउडर की तरह होता है, जिसके पार्टिकल्स हवा के सहारे पूरे शहर में फैल सकते हैं, और साथ ही ये रेडिएशन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। अब ये बात सुनने के बाद रॉबर्टो वैसे तो शहर को खाली करवाने से मना करवा देता है, लेकिन उसने मार्शियो को इस जगह का सबसे बड़ा स्टेडियम दे दिया था, ताकि वो डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर इन्फेक्टेड लोगों को वहां पर रख सके और वहीं पर लोगों का टेस्ट करके इस बीमारी का इलाज भी ढूंढा जा सके। तब रॉबर्टो की परमिशन मिलने के बाद मार्शियो तुरंत ही अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर स्टेडियम में पेशेंट को रखने की पूरी तैयारियां करता है, जहां पर चारों तरफ टेंट और काफी सारी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया था। लेकिन असली ड्रामा तो फिलहाल के लिए एवेलिंडो के घर पर चल रहा था। कबाड़ खाने में काम करने वाले काफी सारे लोग और एवेलिंडो के बहुत सारे रिश्तेदार उस पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि ये बीमारी कहीं ना कहीं उसकी वजह से फैली थी। लेकिन एवेलिंडो को अभी भी इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि ये सब बस एक मामूली सी एलर्जी है, जो कैप्सूल के उसके घर में न होने की वजह से जल्दी ही खत्म हो जाएगी।
तभी अचानक इमर्सन और मार्शियो बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ सीधा एवेलिंडो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस दौरान मार्शियो के हाथ में मौजूद स्कैंटलोमीटर बहुत ही जोर जोर से बीप कर रहा था। इससे ये बात साफ हो रही थी कि एवेलिंडो का पूरा घर रेडिएशन की चपेट में आ चुका है। इसी वजह से मार्शियो एवेलिंडो और उसके सारे घर वालों को स्टेडियम में चलकर रहने के लिए कहता है, जिस पर शुरुआत में तो एवेलिंडो ने पूरी तरह से मना कर दिया था, पर तभी उसकी नन्ही भांजी सेलेस्ट घर से बाहर आती है, जिसके बाहर आते ही स्कैंटलोमीटर और तेज आवाज करने लग गया था और मार्शियो को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि सेलेस्ट भी इस बीमारी से पीड़ित हो चुकी है। ये बात जानने के बाद एवेलिंडो और उसके पूरे परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और अब उनके पास सेलेस्ट की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो मार्शियो और उसके साथियों की बात मानकर चुपचाप उनके साथ स्टेडियम में चले जाएं। दूसरी तरफ मार्शियो के घर में अभी उसके पिता का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, लेकिन मार्शियो के घर में ना पहुंचने की वजह से उसके पिता काफी ज्यादा परेशान होते हैं और तभी उन्हें टीवी पर चल रही न्यूज में रेडियो एक्टिव हादसे के बारे में पता चलता है, जिसमें फिलहाल के लिए एवेलिंडो के घर को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर से मार्शियो और उसके साथी एवेलिंडो और उसके परिवार को स्टेडियम की तरफ लेकर जा रहे थे। ये बात जानने के बाद मार्शियो के पिता और बियांका मार्शियो के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें डर था कि कहीं मार्शियो खुद भी बीमार ना पड़ जाए। खैर इसके थोड़ी देर बाद जब मार्शियो एवेलिंडो और उसकी फैमिली को लेकर स्टेडियम में पहुंचता है तो वहां पर जल्दी ही नेशनल न्यूक्लियर कमीशन का पैनी भी पहुंच जाता है, जिसको मार्शियो की मदद करने के लिए बुलाया गया था। इसी वजह से वो सबसे पहले तो मार्शियो की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि मार्शियो ने यहाँ पर सब चीजों को बहुत अच्छे से संभाला था और अब वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो रिकार्डो के क्लिनिक में मौजूद इन्फेक्टेड लोगों को भी यहीं पर लेकर आ जाएं। खैर अभी सबसे पहले तो बेनी हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर जाकर अपनी एडवांस मशीन से वहाँ पर रीडिंग लेता है, जिस दौरान रीडिंग वैल्यू को देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर अपनी हद से भी ज्यादा फैल चुका था। और अब जैसा कि उस कैप्सूल को कहीं पर डिस्पोज नहीं करा जा सकता था, इसीलिए गवर्नर से बात करने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर कैप्सूल को डालकर उसको पूरी तरह से सीमेंट से भर दिया जाए और उस कैप्सूल को भी इसी तरह से डिस्पोज करा जा सकता था। ये सारी बातें बताने के बाद बेनी मार्शियो को भी चेक करता है, जो खुद तो पूरी तरह से सेफ था, पर उसके जूतों में से रेडिएशन की हल्की सी रीडिंग आ रही थी। ये जानते ही मार्शियो तुरंत ही अपने जूते उतारकर सीधा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर फेंक देता है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो अब वैसे ही पूरी तरह से बंद होने वाली थी। आगे मार्शियो अपने घर में नंगे पैर पहुंचता है, जहां अंदर जाने से पहले उसने अपने सारे कपड़े बाहर ही उतार दिए थे ताकि उसकी फैमिली को किसी भी तरह का खतरा ना हो। मगर अभी उसके अंदर जाते ही बियांका और मार्शियो के पिता चिंता की वजह से उससे तरह तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं, जिस दौरान फ्लो में बियांका के मुंह से उसकी प्रेगनेंसी की बात भी निकल गई थी। जो बात सुनने के बाद मार्शियो के पिता तो खुशी से मार्शियो को गले लगाना चाहते थे, लेकिन मार्शियो चिल्लाकर उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऐसे नाजुक समय में अपने परिवार वालों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। ये बोलने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर पेनी क्रेन से कैप्सूल के ऊपर एक सीमेंट का कंटेनर रखवाकर उसे बंद करवा देता है, जिसके बारे में वो अपने डायरेक्टर सीजर को कॉल करके बताता है, जिसके साथ साथ उसने सीजर को एक दिल दहला देने वाली बात भी बताई थी कि जैसा कि ये कैप्सूल ना जाने कितने दिनों से खुला पड़ा था, तो हो सकता था कि इसके पार्टिकल फिलहाल के लिए आसपास के पानी में भी चले गए हों, जिसका मतलब कि उन्हें वाटर सप्लाई के सैंपल्स को भी टेस्ट करना पड़ेगा, वरना पानी के जरिए ये बीमारी जल्दी ही घर घर में पहुंच जाएगी। पर क्या वो लोग इस वायरस को फैलने से रोक पाएंगे? खैर इसकी अगली सुबह बियांका और मार्शियो के बीच में तगड़ी बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि बियांका नहीं चाहती थी कि मार्शियो इस मौत के खेल का हिस्सा बना रहे, लेकिन मार्शियो लोगों की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर वो लोगों की मदद नहीं करेगा तो जल्दी ही ये वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से बाद में उसके अपने परिवार को भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ये बात बोलने के बाद मार्शियो वहाँ पर से बेनी के पास जाने लग जाता है, जिस दौरान टीवी पर बेनी ने पूरे शहर को हिलाकर रखा हुआ था। दरअसल वो लोगों से कुछ भी छुपाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से वो मीडिया में ये बात बता देता है कि उस कैप्सूल को ठिकाने लगा दिया गया है, लेकिन उसे लूसी और साइनस ने साइनस के घर में खोला था, जहाँ पर उसके काफी सारे पार्टिकल्स भी गिर गए थे और वो पार्टिकल्स हवा में घुलकर पूरे शहर में घूम रहे थे, जिसकी वजह से न जाने अब तक कितने लोग इन्फेक्ट हो गए होंगे। ये बताने के बाद वो जल्दी से जल्दी सभी लोगों को स्टेडियम में जाकर उनका टेस्ट करवाने के लिए कहता है, ताकि सिचुएशन को हद से ज्यादा बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सके। इसके थोड़ी देर बाद जब मार्शियो स्टेडियम में पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही हजारों लोगों की भीड़ अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार कर रही थी। इसके बारे में जब मार्शियो बेनी के पास जाकर उससे बात करता है, तभी वहाँ पर इमर्सन आकर बताता है कि रिकार्डो के क्लिनिक में मौजूद इन्फेक्टेड लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। जो बात सुनने के बाद बेनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे ये खतरनाक कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल उसके दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था कि क्या हॉस्पिटल वाकई ऐसे पेशेंट को संभाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में से एक पेशेंट का वेस्ट भी अगर नॉर्मल सीवर लाइन में चला जाता तो पूरे शहर का गटर भी एक रेडियो एक्टिव गटर बन सकता था, जिससे बाद में पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाता। इसी वजह से बेनी फिलहाल के लिए इमर्सन के कुछ वार्ड को इस काम के लिए स्पेशली तैयार करवाने के लिए कहता है। जो सुनने के बाद इमर्सन वहाँ पर से चला गया था और कुछ ही देर बाद स्टेडियम के बाहर रॉबर्टो की गाड़ी आ गई थी, जिसे गुस्से से भरे हुए लोग घेर कर उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिसके बाद रॉबर्टो
जैसे तैसे बैनी के पास जाकर उसे उल्टा सीधा सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसके वायरस के बारे में न्यूज में बताने की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी और अब अगर जल्दी ही परिस्थितियों को संभाला नहीं जाता तो शहर में दंगे के हालात भी हो सकते थे। अभी बैनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो फिलहाल के लिए स्टेडियम में मौजूद इन्फेक्टेड लोगों के पास जाकर उनको समझाता है कि ये वायरस काम किस तरह से करता है। उस दौरान बाकी सब तो बैनी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एवेलिंडो के परिवार के मन में बस एक ही सवाल था कि हम लोग घर कब जा पाएंगे। ये सवाल सुनने के बाद बेनी शांत हो जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो अभी उसके पास भी नहीं था। इसके थोड़ी देर बाद ही बेनी के कैबिन में डॉक्टर पॉला भी पहुंच जाती है, जिसे भी स्पेशली वहां पर सबकी मदद करने के लिए बुलाया गया था और वो अपने साथ काफी सारे टेस्टिंग डिवाइसेस भी लेकर आई थी। वहीं मार्शियो फिलहाल के लिए एवेलिंडो की फैमिली से बात करके कैप्सूल के बारे में और चीजें जानने की कोशिश करता है, जिस दौरान वैसे तो उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन डोमांडो से बात होने पर उसे ऐसी चीज समझ में आती है जिसके बारे में सोच कर ही उसके पसीने छूटने लग गए थे। असल में जैसा कि एंटोनिया उस कैप्सूल को हेल्थ फैसिलिटी में एक बस से लेकर गई थी, तो इसका मतलब ये था कि अभी के समय पर भी वो बस इन्फेक्टेड होगी और इन 3 दिनों के अंदर न जाने कितने लोग उसके अंदर सफर करके उस वायरस को अपने साथ अपने अपने घरों में ले गए होंगे। इस बारे में मार्शियो तुरंत ही जाकर अपने बाकी साथियों को बताता है, जिसको सुनने के बाद पॉला तो रॉबर्टो से फिलहाल के लिए ट्रांसपोर्ट को ही बंद करने के लिए कहने लग गई थी, लेकिन रॉबर्टो इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वैसे ही बेनी के स्टेटमेंट ने लोगों को इतना ज्यादा पैनिक करवा दिया था और अगर अब वो लोग ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर देते तो पैनिक ज्यादा क्रिएट होने की वजह से शहर में पक्का दंगे हो जाते। तो पॉला भी इस बात को समझकर चुपचाप बैठ जाती है, जिसके बाद बेनी, मार्शियो और पॉला एवेलिंडो के परिवार के पास जाकर उनसे उनके सारे सामान को लेने लग गए थे, क्योंकि उन सामानों में रेडिएशन होने की वजह से कभी भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, इसीलिए अब उन्हें वहाँ पर पेशेंट वाले कपड़े दिए जाने वाले थे। तब सेलेस्ट अपनी एक डॉल को नहीं दे रही होती, जिस पर बेनी खुद उसके पास जाकर उससे प्यार से बात करते हुए उससे वादा करता है कि वो उसकी डॉल को लेकर रोज की डॉल को खाना भी खिलाएगा। ये बात सुनने के बाद वो मासूम बच्ची चुपचाप अपनी डॉल को बेनी के हवाले कर देती है, जिसके बाद आगे की प्रोसेस को करने के लिए एवेलिंडो और उसके परिवार को विनेगर के पानी से नहाने को कहा जाता है, जो करने पर उनके शरीर पर मौजूद रेडियो एक्टिव वुंड बहुत ही बुरी तरह से जलने लग गए थे, मगर उन घावों के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को फिलहाल के लिए बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता यही था। इसके थोड़ी देर बाद उन लोगों के ब्लड सैंपल्स के रिजल्ट भी आ जाते हैं, जिस दौरान खबर पूरी तरह से हिला देने वाली थी, क्योंकि एवेलिंडो की पूरी फैमिली के लगभग सभी लोग, जिनमें सेलेस्ट और उसका बड़ा भाई भी शामिल था, वो सभी के सभी बुरी तरह से बीमार हो चुके थे और सिर्फ सेलेस्ट की मां कैटरीना ही नॉर्मल थी। इसी वजह से पॉला कैटरीना से बात करते हुए बाकी सबको हॉस्पिटल भेजने की बात करती है, मगर कैटरीना को उन लोगों के साथ नहीं भेजा जाने वाला था, जिस बारे में सुनने के बाद कैटरीना अपनी बेटी को अकेले कहीं पर भी भेजने से साफ इनकार करने लग जाती है। तो कैटरीना का पति जुआओ, जो खुद भी काफी ज्यादा बीमार था, वो जैसे तैसे करके कैटरीना को भरोसा दिलाता है कि हॉस्पिटल में जाकर वो बच्चों का ध्यान रखेगा। तब कैटरीना उसकी बात सुनने के लिए सबको हॉस्पिटल भेजने के लिए मान तो गई थी, लेकिन यूं अचानक उसके परिवार के हॉस्पिटल पहुंच जाने की वजह से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर रिकार्डो के क्लिनिक में मार्शियो फिलहाल के लिए एंटोनिया से मिलने के लिए आया था, ताकि वो उससे उस इन्फेक्टेड बस का नंबर जानकर बस को जाकर बंद कर सके, पर अभी डर और कमजोरी की वजह से एंटोनिया को ये बात याद नहीं आ रही थी कि उस बस का नंबर 8 था या फिर 9। अभी मार्शियो एंटोनिया से इस बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक साइनस बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है, जो देखकर रिकार्डो तुरंत ही वहाँ पर आकर नर्स से उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, लेकिन नर्स तो खुद इन्फेक्ट होने के डर से साइनस के पास जाने तक को तैयार नहीं थी। ये देखकर रिकार्डो गुस्से में नर्स को उसकी ड्यूटी याद दिलाता है और तब जाकर नर्स के इंजेक्शन लगाने पर साइनस का दर्द थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा बेकार थी। और जैसा कि आगे रिकार्डो के क्लिनिक में उन सब का इलाज पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से मार्शियो तुरंत ही उन सभी लोगों को एक गाड़ी में बिठाकर अपने साथ हॉस्पिटल के बाहर लेकर चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस की स्ट्राइक चलने की वजह से वहाँ की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और वो लोग चाहते थे कि हॉस्पिटल में बेटर वर्किंग कंडीशंस हो। तब हॉस्पिटल का डायरेक्टर खुद वहाँ पर आकर मार्शियो के साथ आए हुए मरीजों को अपने साथ अंदर लेकर जाता है, लेकिन साइनस की हालत इस दौरान इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो तो खुद से चल भी नहीं सकता था। इसी वजह से स्ट्रेचर के आने तक उसको गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। इतने में ही वहाँ पर से स्टेडियम वाली बस भी आ जाती है, जिसके अंदर एवेलिंडो और उसकी पूरी फैमिली थी और अभी एवेलिंडो इतने समय बाद अपनी बीवी एंटोनिया से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। आगे उन सभी लोगों को हॉस्पिटल के एक स्पेशल वार्ड में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर मौजूद सारी चीजें लगभग प्लास्टिक से कवर करी गई थी, जो देखने के बाद एवेलिंडो और बाकी सारे पेशेंट्स को काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब उन लोगों का इलाज करने के लिए दूसरे शहर से 2 डॉक्टर और 2 फिजिसिस्ट बुलाए गए थे, जो गाड़ी में बातें करते हुए जब हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो एक फिजिसिस्ट का स्किंटोमीटर बहुत जोर से आवाज करने लग जाता है, जिसकी रीडिंग को चेक करते करते वो उस गाड़ी के पास पहुंच गया था जिसके अंदर साइनस को छोड़ा हुआ था। उस समय पर साइनस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जो देखकर दोनों डॉक्टर तुरंत ही उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर फिलहाल के लिए एवेलिंडो और गार्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी चल रही थी, क्योंकि उस स्पेशल वार्ड के बाथरूम तक को लॉक करके रखा गया था। इसी वजह से शुरुआत में तो गार्ड्स स्पेशल वार्ड के गेट को खोल नहीं रहे होते, लेकिन जब एवेलिंडो और उसके फैमिली मेंबर साइनस की बुरी हालत को देखते हैं तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं और डॉक्टर साइनस को अंदर लाकर फाइनली उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश में लग जाते
जाते हैं। तब जैसे तैसे दोनों लोगों ने अभी के लिए साइनस को स्टेबलाइज कर दिया था, लेकिन साइनस का बुखार अभी भी आसमान छू रहा था और जलने के निशान उसके पूरे शरीर पर तेजी से फैलते जा रहे थे। उसे थोड़ी सी और राहत दिलवाने के बाद डॉक्टर तुरंत ही नए कपड़े पहनकर उन्हें टेप से सील कर लेते हैं ताकि कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल उनके स्किन को ना छुए, क्योंकि एक इंसान रोजाना कितना रेडिएशन झेल सकता है इसकी एक लिमिट होती थी। और उसी लिमिट को नापने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों पर डोसीमीटर्स भी लगा लिए थे ताकि लिमिट पूरी होने के बाद वो लोग चुपचाप अपने घर पर जाकर आराम कर सके। अब जैसा कि वहाँ पर वॉशरूम का भी काफी बड़ा इशू था, इसीलिए एक डॉक्टर एवेलिंडो और बाकी मरीजों के पास जाकर उन्हें बताता है कि जल्दी ही वहाँ पर बड़े कंटेनर्स लाए जाएंगे जिन्हें टॉयलेट की तरह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बॉडी वेस्ट अब चलता फिरता जहर बन चुका है। दूसरी तरफ पॉला और बैनी रेडिएशन लेवल चेक करने के लिए उन गलियों में निकल पड़े थे जहाँ जहाँ पर ये मौत फैली थी। उस जगह पर मौजूद गली के कुत्तों को देखने के बाद वो लोग उनको भी पकड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो कुत्ते भी इन्फेक्टेड हो सकते थे, जिसके बारे में बातें करते हुए वो लोग जल्दी ही साइनस के घर पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर कैप्सूल को पहली बार खोलने की वजह से उस जगह का रेडिएशन बहुत ज्यादा था और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसी दिन साइनस ने गली के मासूम बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेली थी, यानी कि वो मासूम बच्चे भी अब मौत के घेरे में हो गए होंगे। ये बात जानने के बाद फिलहाल के लिए पॉला और बैनी एवेलिंडो के कबाड़ खाने के बाहर जाते हैं, जिसको अभी के लिए बंद कर दिया गया था, और उसको चेक करने के बाद वो एवेलिंडो के घर में भी चले गए थे, जहाँ इस बार तो मशीन की सुई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके बारे में जब वो एंटोनिया को बताते हैं तो एंटोनिया उन्हें बताती है कि एवेलिंडो ने घर पर उस पाउडर को लाने के बाद उसके साथ क्या करा था, और वो बात सुनते ही सभी लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल एवेलिंडो को वो चमकता हुआ पाउडर कुछ तो अलग लग रहा था, इसीलिए अपने घर पर लाने के बाद वो अपने पूरे परिवार को उसको दिखाता है, और वो सब उस पाउडर को देखने के बाद पूरी तरह से हैरान रह गए थे। तब एवेलिंडो के कुछ पड़ोसी भी उस पाउडर को थोड़ा थोड़ा कर अपने लिए ले लेते हैं, जिसको अपने घर पर लाने के बाद एक औरत तो उसे मेकअप समझकर अपनी स्किन पर लगाने लग गई थी। यही चीज नन्ही सेलिस्ट के साथ भी हुई थी, जिसने उस पाउडर को पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करा था और बाद में उन्हीं हाथों से खाना भी खाया था। अब रही बात कैथरीना की, तो वो बस इसी वजह से बच गई थी क्योंकि उसने थोड़ी ही देर में उस पाउडर को बेकार समझकर सिंक में बहा दिया था, लेकिन ये उसकी काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे जो पानी नाली में गया होगा उसने भी वहाँ के पूरे सिस्टम को रेडिएशन से भर दिया होगा। इसीलिए अभी पेनी और पॉला तुरंत ही कैथरीना के घर के सिंक की जांच करते हैं, जहाँ पर अभी भी रेडिएशन मौजूद था, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से आसपास कोई बड़ी नदी नहीं थी, वरना वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल सारे के सारे पानी को खराब कर देते। अब फिलहाल के लिए पॉला और बहनी सारे पड़ोसियों के घर की तलाशी भी लेते हैं, जिनमें से कुछ ने तो उस पाउडर को भगवान का प्रतीक मानकर मंदिर में रखा हुआ था, और ये देखने के बाद पॉला और बहनी समझ गए थे कि अब यहाँ के लोगों को रेडिएशन से बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि अब उन्हें इस पूरे के पूरे इलाके को ही सील करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की चिंता सेलेस्ट को लेकर बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी हालत धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाती जा रही थी। जैसा कि उसने बिना हाथ धोए खाना खाया था, तो रेडियो एक्टिव पावर उसके शरीर के अंदर जा चुका था, और उसी वजह से इस छोटे से हॉस्पिटल में उसका इलाज नामुमकिन था। इसीलिए डॉक्टर रियो डी जेनेरो के नेवल हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करके उसे वहाँ पर भेजने की बात करने लग जाते हैं, जिसके साथ साथ वो बाकी पेशेंट को भी वहीं पर शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन अभी उन्हें पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ 6 ही बेड खाली थे। इसका मतलब कि डॉक्टर एक बार फिर से धर्म संकट में फंस चुके हैं, जहाँ उन्हें चुनना होगा कि किन 6 लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भेजा जाए और किन 6 लोगों को मरने के लिए उसी हॉस्पिटल में रख लिया जाए। इधर मार्शियो बस स्टॉप पर खड़े खड़े लगातार वहाँ पर से गुजरने वाली हर एक बस को स्किन किलोमीटर से चेक कर रहा था, और अभी जैसे ही उसे वो रेडिएशन वाली बस मिलती है तो तुरंत ही उस बस के अंदर चढ़ के उसके ड्राइवर को गेट बंद करने के लिए कहता है, और ड्राइवर और पैसेंजर्स को सारी बात बताने के बाद उन्हें डायरेक्ट ही स्टेडियम के अंदर लेकर जाने लग जाता है। उस दौरान स्टेडियम के बाहर रॉबर्टो मीडिया में झूठ बोल रहा था कि हालात कंट्रोल में हैं, पर तभी अचानक से मीडिया के सामने ही वो बस वहाँ पर पहुँच जाती है, जो देखकर वो लोग तुरंत ही बस को घेर लेते हैं। और मार्शियो बस से नीचे आने के बाद मीडिया वालों के सामने साफ कहता है कि जिसने इस बस में पिछले 48 घंटों में सफर करा है, वो लोग तुरंत ही स्टेडियम में आकर अपनी जांच करवाएं। मार्शियो की इस हरकत की वजह से रॉबर्टो एक बार वापस से रात में पेनी, मार्शियो और उनके बाकी साथियों को डांटने लग गया था, पर फिलहाल के लिए पॉला और पेनी उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताकर शांत करवा देते हैं। उन्होंने रॉबर्टो को बता दिया था कि ये जहर अब सिर्फ पानी के अंदर नहीं बल्कि हवा और पाइप्स में भी हो सकता है। जो बात सुनने के बाद रॉबर्टो से ज्यादा मार्शियो परेशान हो गया था। तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी, क्योंकि पानी के साथ ये रेडियो एक्टिव पाउडर जमीन के अंदर तक जा सकता था। खैर इसकी अगली सुबह पॉला नदियों के पानी की जांच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि किस्मत से आसपास की कुछ नदियां एकदम सही थी, लेकिन बाकी नदियों का टेस्ट करना बाकी था। और एक बड़ी खबर ये भी थी कि जिस एरिया में एवेलिंडो और बाकी सारे लोग रहा करते थे, उस एरिया के ज्यादातर कुएं के पानी में रेडिएशन फैल चुका होता है। इस बारे में भी खबर धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच गई थी, जो बात रॉबर्टो को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बेनी को लोगों का डर खत्म करने के लिए रात के समय में कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहता है, जिसमें बेनी को बिना रिजल्ट के प्रूव करना था कि पीने वाला पानी पूरी तरह से सही है। ये बात सुनने के बाद तो बेनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ नदियों का टेस्ट करना अभी भी बाकी था
था और वो लोगों के मन में कोई झूठी उम्मीद नहीं जगाना चाहता। वहीं मार्शियो के घर पर बियांका मार्शियो को याद दिलाती है कि आज शाम में उनकी फ्लाइट है और उन्हें बियांका की नौकरी के लिए नए शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये बात उन्हें लंबे समय से पता होने की वजह से उन लोगों ने फ्लाइट की टिकट को बहुत पहले से ही बुक करवा रखा था। इसीलिए मार्शियो बियांका से वादा करता है कि वो टाइम पर आ जाएगा। वह स्टेडियम पहुंचने के बाद उसे समझ आता है कि वो अभी तो कहीं पर भी नहीं जा सकता। स्टेडियम के हालात भी अब धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे और वहाँ की भीड़ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी मार्शियो के बेनी के पास पहुँचते ही बेनी उसे एक नई जिम्मेदारी थमा देता है कि उसे पुलिस वालों और सोल्जर्स को स्किन किलोमीटर को यूज करने की ट्रेनिंग देनी थी ताकि वो हेलीकॉप्टर्स की मदद से बाद में पूरे शहर को स्कैन कर सके। तो मार्शियो उसे बताने की कोशिश करता है कि आज उसे जाना पड़ेगा, लेकिन बेनी उसकी बातों को सुन ही नहीं पाता और मार्शियो उसके डेडिकेशन को देखकर खुद भी उसकी पूरी मदद करने का फैसला करता है। फिर इसके कुछ देर बाद मार्शियो एक नाव पर सवार होकर टीम को सैंपल कलेक्ट करना सिखाता है और उसी वक्त हेलीकॉप्टर भी उस पूरी नदी को स्कैन करने की कोशिश कर रहे थे। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर के बीच में बहस चल रही थी क्योंकि टोटल 6 मरीज ही ऐसे थे जिनकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक थी, पर सेलेस्ट के पिता जुआओ का नाम उन लोगों में नहीं होता, जिसका मतलब कि अगर सेलेस्ट को रियो डी जेनेरो भेजा भी जाता है तो भी वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली होगी। अभी इसके अलावा कोई और रास्ता ना होने की वजह से डॉक्टर इस बारे में जाकर बाकी सबको बताते हैं, जिसके बाद सभी मरीजों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना और एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया गया था ताकि उनका शरीर पसीने और यूरिन के रास्ते उस जहर को बाहर निकाल सके। लेकिन क्या उनकी ये कोशिश मौत की इस रफ्तार को मात दे पाएगी? क्या वैसे साइनस को भी रियो भेजा जाने वाला था? जो बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता थी और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि उसकी माँ के पास फोन नहीं था और साइनस को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिसका मतलब कि वो सही होने तक अपनी माँ से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब डॉक्टर उसका दर्द समझकर खुद उसके लिए खत लिखने का वादा करते हैं, लेकिन ट्रांसफर करे जाने वाले लोगों की लिस्ट बाहर आने पर हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता है क्योंकि उस लिस्ट के अंदर जुआओ का नाम नहीं होता और सबको इस बात की टेंशन थी कि अकेली सेलेस्ट वहाँ पर कैसे जाएगी। हालांकि उस लिस्ट के अंदर एवेलिंडो और एंटोनिया का नाम तो शामिल था, पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उन दोनों को वहाँ पर दूसरे वार्ड में रखा जाने वाला था। इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद एंटोनिया एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है और अकेले में डॉक्टर से कहती है कि वो उसकी जगह पर जुआओ का नाम लिस्ट में डाल दे ताकि वो अपनी बच्ची के साथ रह सके। अब जहां हॉस्पिटल के अंदर कैटरीना के परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वहीं स्टेडियम में कैटरीना पूरी तरह से सही हो चुकी थी और डॉक्टर ने उससे घर जाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो बेचारी कहाँ ही चाहती क्योंकि एक तो उसका घर सील था और दूसरा उसके पूरे परिवार को हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था। इसी वजह से एक बार को तो कैटरीना स्टेडियम में ही रुकने का फैसला करती है, लेकिन डॉक्टर उसे स्टेडियम में रुकने से मना कर देता है क्योंकि उसके यहाँ पर रुकने से वो एक बार फिर से बीमार पड़ जाती। अभी कैटरीना के पास उसके खुद के कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए एक नेक दिल लेडी डॉक्टर उसको साफ कपड़े और कुछ पैसे देती है ताकि वो कुछ दिनों तक तो अपना गुजारा कर सके। लेकिन कैटरीना के पास रहने की जगह की कमी अभी भी थी। वहीं स्टेडियम के बाहर बियांका आई हुई थी ताकि उसे मार्शियो दिखाई दे जाए, लेकिन मार्शियो बाहर जाने की वजह से उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उस समय बियांका बेनी से अपना टेस्ट करवाती है ताकि कहीं उसको भी ये वायरस ना हो चुका हो, पर किस्मत से वो एकदम सही थी। और अभी जब वो बेनी से बात करते हुए उसे बताती है कि वो मार्शियो की बीवी है तो बेनी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि वो मार्शियो के वहाँ पर आते ही उसे बियांका के वहाँ पर आने के बारे में बता देगा। इधर स्टेडियम से निकलने के बाद कैटरीना अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में हॉस्पिटल में आ जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से वो बाहर ही उनका इंतजार करती रहती है। और जब थोड़ी देर बाद सबको रियो में ले जाने के लिए बाहर लाया जाता है तो कैटरीना अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगा लेती है। इसके अगले ही पल उसे अपने परिवार से एक बार फिर से अलग होना पड़ गया था, जो चीज कैटरीना को पूरी तरह से तोड़ देती है। इसके बाद कैटरीना अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए पहुंचती है, पर वहाँ पर भी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसके घर वाले पूरे एरिया को सील कर दिया गया था। और उस समय वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी बहुत ही बेरहमी से पकड़ा जा रहा था क्योंकि रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से वो भी रेडिएशन फैला रहे थे। इससे कैटरीना और ज्यादा दुखी हो गई थी, जिसके बाद वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी सहेली के घर के बाहर जाकर उससे कुछ दिन वहाँ पर रुकने की परमिशन मांगती है, पर डर के मारे उसकी दोस्त ने उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर दिया था। इस रेडियो एक्टिव मौत ने लोगों के दिलों में इतना खौफ भर दिया था कि रिश्ते टूट रहे थे। और ऐसी कंडीशन में जब कैटरीना के पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, तो इस समय पर भी वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। इधर जब दूसरी तरफ नदी का काम खत्म करने के बाद पाला और मार्शियो वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक उनके पास मौजूद स्किन किलोमीटर बहुत ही तेजी से बजने लगता है और उन्हें पता चलता है कि वो रेडिएशन पास से गुजरने वाले एक ट्रक से आ रहा था। ये समझ आते ही वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को घुमाकर चिल्लाते हुए उस ट्रक का पीछा करते हैं, जिसे रुकवाने के बाद चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस ट्रक को पूरा रद्दी कागज से भरा गया था और उन सभी कागजों में रेडिएशन था। ये सारा का सारा माल एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस से आया था। जो बात सुनकर मार्शियो तुरंत ही उस जगह पर जाता है और वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह गया था क्योंकि असल में वेयर हाउस में काफी सारी कबाड़ की चीजें ऐसी थी जो साइनस और लूसियो लेकर आए थे। इसी वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक चीज रेडिएशन की चपेट में आ चुकी थी। जो बात सुनने के बाद तो वेयर हाउस का मालिक रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे टेंशन हो रही थी कि उसका काम बंद हो गया तो वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा। इस पर मार्शियो उसे संभालते हुए समझाता है कि अगर तुमने ये काम करना बंद नहीं करा तो तुम्हारा परिवार खाना खाने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा।
अब जैसा कि ये केसेस बढ़ते ही जा रहे थे तो पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा था कि वो इतनी बड़ी गलती करने वाले इंसान को ढूंढ कर लेकर आए। इसी वजह से पुलिस चीफ मार्लिन रेडियोथेरेपी लैब की जमीन के मालिक क्लोविस से पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिस दौरान क्लोविस बताता है कि वो जमीन मेरी थी पर क्लिनिक के अंदर मौजूद सामान मेरा नहीं था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जमीन उसने क्लिनिक के बंद होने के पहले ही खरीदी थी। ये माजरा मार्लिन को समझ में नहीं आता, इसीलिए उस जमीन की पुरानी वाली ओनर को बुलाकर उससे बात करती है और तब जाकर मार्लिन को पता चलता है कि उस जमीन के ओनर ने वो जमीन रेडियोथेरेपी लैब वालों को दान में दी थी ताकि वो लोग वहाँ पर कैंसर से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज कर सके। लेकिन रेडियोथेरेपी लैब वाले लोग वहाँ पर सही से काम नहीं कर रहे थे और बाद में उन लोगों ने पेशेंट से पैसे लेने भी शुरू कर दिए थे और उसी वजह से जमीन की मालकिन ने उसे क्लोविस को बेच दिया था। इस बारे में रेडियोथेरेपी लैब वालों को पता चलने पर उन लोगों ने उस जगह से हटने से साफ मना कर दिया था और जब क्लोविस ने रेडियोथेरेपी क्लिनिक को तोड़वाने की कोशिश करी थी तो लैब वालों ने कोर्ट केस कर दिया था और उसी वजह से आज तक क्लोविस उस जमीन को खरीदने की वजह से पछता रहा है। इधर रियो डी जनेरो के हॉस्पिटल में पेशेंट को प्राइवेट रूम्स में रखा गया था जिसकी वजह से सेलेस्ट को भी उसके पिता से अलग कर दिया जाता है और अब वो मौत से अकेली लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले अस्पताल में अचानक एक डॉक्टर को बहुत ही खतरनाक बात पता चलती है। असल में आज के पेशेंट के यूरिन सैंपल में बहुत ज्यादा रेडिएशन था जिसका मतलब कि जल्दी ही उन्हें भी शहर में शिफ्ट करने की जरूरत थी क्योंकि स्ट्राइक की वजह से उनके पास अस्पताल में सिर्फ 2 ही डॉक्टर थे। इसी वक्त एंटोनिया की हालत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और उसे अचानक से मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं जो देखकर डॉक्टर्स ने उसे बेहोश कर दिया था पर उन्हें पता था कि अगर एंटोनिया की यही हालत लगातार रही तो एंटोनिया जल्दी ही मारी जाएगी। अभी जब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए तो एक डॉक्टर तुरंत ही बाहर स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारी चीजें बताता है और उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहता है कि हमें आपकी बहुत जरूरत है। ये सुनकर काफी सारे डॉक्टर और नर्सेज स्ट्राइक के बारे में भूलकर तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए थे जिससे कहीं न कहीं ये बात तो साबित हो रही थी कि लोगों में इंसानियत अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ स्टेडियम में मार्शियो अपने साथियों के पास आकर उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाता है कि कुछ रेडिएशन वाले पेपर्स का एक ट्रक पहले ही सैन पाब्लो वाले शहर पर जा चुका था जिसका मतलब ये वायरस अब धीरे धीरे करके पूरे देश में भी फैल सकता है। ये बात जानने के बाद बहनी तुरंत ही वहाँ के एक इंस्टीट्यूट को कॉल करके उस फैक्ट्री को सील करने के लिए कहता है जहाँ पर वो ट्रक गया था और साथ ही उसने ट्रक ड्राइवर को भी आइसोलेट करने को कह दिया था। अब इसी वजह से वहाँ का केस तो संभल जाता है लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि ऐसे ना जाने कितने ट्रक शहर भर से कहां पर बाहर गए होंगे और ना जाने अब तक ये रेडिएशन कहां फैल चुका होगा। इसी बारे में सोचते हुए जब मार्शियो थक हार कर अपने घर में रात में वापस जाता है तो वहाँ पर सन्नाटा था और बियांका पहले ही घर छोड़कर जॉब करने के लिए दूसरे शहर में जा चुकी थी। हालांकि मार्शियो को इस बारे में अंदाजा था लेकिन वो बियांका से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बेशक से आगे चलकर उसे शहर को बचाने की कोशिश में अपने परिवार को खोना ही क्यों ना पड़े। उसी रात गांव के अस्पताल के एक डॉक्टर ने टीवी पर बता दिया था कि वहां पर मौजूद पेशेंट को भी जल्दी से जल्दी रियो डी जनेरो में ही भेजना पड़ेगा। इसी वजह से अगले दिन कुछ डॉक्टर जाकर नेवल हॉस्पिटल के एडमिरल से बात करते हैं ताकि बाकी पेशेंट को भी जल्दी ही वहाँ पर शिफ्ट करा जा सके। लेकिन ऐसा करने से पहले रियो डी जनेरो के हॉस्पिटल में भी बड़ी तैयारियां करने की जरूरत थी। दूसरी तरफ कैटरीना अपने परिवार के पास जाने के लिए तड़प रही थी, इसीलिए वो रियो जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो बस टिकट लेने के लिए बस स्टैंड पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अभी के लिए बस टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इधर हॉस्पिटल में रामुंडो एक्सरसाइज कर थक चुका था और अब वो किसी भी हालत में हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता था, जो देखकर डॉक्टर उसे जैसे तैसे संभाल कर जबरदस्ती दवाई लेने के लिए राजी करते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आती है तो उसके बेड पर सन्नाटा था और रामुंडो अपने बेड के पीछे लगी खिड़की को खोलकर हॉस्पिटल से भाग चुका था। वहाँ पर से भागकर वो सीधा एक ठेके में पहुंचकर एक ड्रिंक मांगता है लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसको भगाने की कोशिश करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें रामुंडो के हॉस्पिटल से भागने की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। तब रामुंडो जबरदस्ती एक ड्रिंक को लेने की कोशिश करता है जो देखकर एक इंसान ने बंदूक निकालकर उसके ऊपर तान दी थी। लेकिन इतनी सारी चीजें अचानक झेलने की वजह से रामुंडो बहुत ज्यादा सख्त हो चुका था। इसी वजह से वो उस इंसान से डरने की वजह सीधा उसके पास जाना शुरू कर देता है, जो देखकर वो आदमी सच में उसे शूट करके खत्म करने ही वाला था कि उसके गोली चलाने से पहले ही वहाँ पर डॉक्टर और पुलिस पहुंचकर मामले को संभाल लेते हैं और रामुंडो को वापस से अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वक्त आ चुका था जिसमें मीडिया वाले भी बेनी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो पानी को साफ डिक्लेयर कर दे। तब बेनी इस बात को प्रूव करने के लिए पास के नल में से पानी लेकर सीधा उसे पी लेता है, जिस दौरान उसे डर तो लग रहा था पर तभी वहाँ पर सप्लाई वाले पानी की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर पौला भी पहुँच गई थी, जिन रिपोर्ट के हिसाब से सप्लाई वाला पानी पूरी तरह से सेफ था। इससे रिपोर्टर शांत तो हो जाते हैं पर तभी एक रिपोर्टर उस ट्रक के बारे में बेनी से सवाल करने लग जाती है जो ट्रक शहर से बाहर चला गया था। उस ट्रक के बारे में सुनने के बाद तो बेनी पूरी तरह से शांति हो जाता है क्योंकि अब तक उसे उस ट्रक के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला था। लेकिन वो इस बात को समझ चुका था कि शहर के लोगों में खौफ कम करने के लिए उसे थोड़े बहुत झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी वजह से वो लोगों को बताता है कि उस वेयर हाउस को पूरी तरह से सील करा जा चुका है, इसीलिए उन्हें फालतू की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
अब इसके अगले दिन मार्शियो अपनी एक टीम के साथ उन जगहों को साफ करने में जुटा हुआ था जहाँ पर रेडिएशन फैला था। उस दौरान मार्शियो जब एवेलिंडो के घर में जाता है तो वहाँ पर उसे एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर मार्शियो उसे पकड़ने के लिए प्यार के पास चला गया था। लेकिन मार्शियो के पास आते ही वो कुत्ता अचानक से मार्शियो के हाथ पर काट लेता है, जिस दौरान मार्शियो का सूट भी फट गया था और दांत मार्शियो के हाथ में घुस गए थे। इसी वजह से मार्शियो को भी अभी गाँव वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था, जहाँ उसके टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये रेडिएशन वाली बीमारी उसे भी लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रियो में एवेलिंडो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो कोमा में जा चुका था और अब डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि उसे होश में आने में कितना समय लगेगा। इसके कुछ समय बाद ही एंटोनिया और बाकी सीरियस पेशेंट को नेवल हॉस्पिटल में ही भेज दिया जाता है, जहां उनका इलाज करने के लिए रशिया से एक स्पेशल डॉक्टर वाली टीम को भी बुला लिया गया था, जिसका मतलब कि अभी तक यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्प भी पहुंच चुकी थी। पर क्या ये इंटरनेशनल हेल्प सभी लोगों की जान बचा पाएगी? खैर, रशियन डॉक्टर्स के हॉस्पिटल पहुंचने पर उनका गुस्सा फट पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल जरूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता और दवाइयों की डोज हद से ज्यादा होने की वजह से पेशेंट्स की जान भी खतरे में थी। तभी एक साइंटिस्ट उन्हें कॉल करके एक एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, जो ल्यूकेमिया के मरीजों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए यूज होता था और हो सकता था कि इस ट्रीटमेंट को रेडिएशन वाले पेशेंट पर इस्तेमाल करने से उन्हें रेडिएशन से लड़ने में मदद दी जा सके। अब ये चीज वैसे सच में काम कर सकती थी, लेकिन रशियन डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट को जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम साइंटिस्ट की कम्युनिटी में काफी ज्यादा बेकार था। अब वैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डॉक्टर भी पूरी तरह से सही नहीं होते, क्योंकि ऐसी बीमारी आज तक उनमें से किसी ने भी नहीं देखी थी और पुराने डॉक्टर का हाई डोज वाला ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा वर्क भी कर रहा था। खैर, इधर गाँव में बेनी को रॉबर्टो एक बार वापस से अपने पास बुलाता है, जहाँ पर उसने बेनी के डायरेक्टर सीजर को भी बुलाया हुआ था और वहाँ जाकर रॉबर्टो की बातें सुनने के बाद बेनी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि असल में बेनी चाहता था कि रेडियो एक्टिव वाले सारे कंटेनर जिनको इतने दिनों में उन्होंने जमा करा था उन्हें किसी और शहर में फेंक दिया जाए। असल में उनके गाँव की इमेज पूरे ब्राजील के सामने इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि बाहर के शहर के लोग उनके गाँव में उगने वाले अनाज और बनने वाली व्यापार की चीजों को लेने से भी मना करने लग गए थे। तब सीजर और बेनी दोनों ही उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल वाले बैरल को कहीं पर भी फेंका नहीं जा सकता और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब रॉबर्टो को किसी की भी परवाह नहीं थी, जिसकी वजह से वो बेनी को इस काम की तैयारी जल्दी से जल्दी करने के लिए कह देता है। इस बारे में बात करने के लिए बेनी थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में मार्शियो से बात करने के लिए जाता है, जो इन दिनों में बहुत सारा पानी पीकर लगातार एक्सरसाइज ही कर रहा था, ताकि वो खुद जल्दी से जल्दी सही होकर बाकियों को भी सही करने के काम पर लग सके। अब वैसे अभी तक उसने बियांका को भी अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता, जिसके बारे में जानने के बाद बेनी उसे बियांका से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि बियांका के प्रेग्नेंट होने के कारण से भी मार्शियो की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो मार्शियो को भी अपनी इस गलती का थोड़ा सा एहसास होता है और वो बियांका से बात करके उसे सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद बियांका को दुख तो हुआ था, मगर वो सच में मार्शियो से बेहद प्यार करती थी और उसे मार्शियो की फैमिली की चिंता न करके शहर को बचाने वाले फैसले पर काफी ज्यादा प्राउड भी था। वहीं पुलिस चीफ मार्लिन अभी भी इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो रेडियोथेरेपी लैब के ऑनर को वहाँ पर बुलाती है और उससे बात करके मार्लिन को पता चलता है कि ये सारा कांड उसी की लापरवाही की वजह से हुआ था। दरअसल उसने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लालच में आकर अपनी क्लिनिक की दीवारें, छत की टाइल्स, दरवाजे, यहाँ तक कि खिड़कियां तक निकाल ली थी और मौत के कैप्सूल को अनजाने में वहीं पर भूल गया था। इस बात की सफाई में लैब का ऑनर बताता है कि उसे बाद में उस कैप्सूल के बारे में याद आने पर उसने न्यूक्लियर हेल्थ कमीशन वालों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मगर वो लोग कभी भी उस कैप्सूल को चेक करने के लिए नहीं आए थे। ये बात सुनने के बाद मार्लिन का दिमाग खराब हो जाता है और कुछ सोचने के बाद वो तुरंत ही लैब के ऑनर से इस बात का प्रूफ मांगती है, लेकिन लैब के ऑनर के पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं था। इधर जो लोग स्टेडियम में सही होते जा रहे थे और जिन लोगों के एरिया को सील कर दिया गया था उन्हें रहने के लिए एक शेल्टर दिया गया होता है, जिसके बारे में पता चलने पर कैटरीना वहां पर चली जाती है। वहां पर मौजूद एक डॉक्टर ने उसे शेल्टर होम में रुकने की इजाजत दे दी थी और कैटरीना के बहुत अच्छे बिहेवियर को देखकर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर वार्ड के बाहर से उसके बेटे को भी दिखाती है, जिस दौरान कैटरीना का मन तो अपने बेटे को गले से लगाने का था, लेकिन उन दोनों के पास एक दूसरे को छूने की परमिशन नहीं थी। इधर रियो के नेवल हॉस्पिटल में एवेलिंडो को फाइनली होश आ जाता है, लेकिन अब तक उसी दिन एंटोनिया की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिस दौरान तक उसके बाल लगभग झड़ चुके थे और अब उसे खून की उल्टियां भी होनी शुरू हो गई थी। ये देखकर पुराने वाले डॉक्टर्स रशियन डॉक्टर से इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए कहते हैं, लेकिन रशियन डॉक्टर्स तो अपनी जिद पर अड़े थे और हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी उन्हीं की तरफ था। इस पर पहले तो डॉक्टर डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टर की उनकी बात न सुनने पर एक डॉक्टर गुस्से में अपनी जॉब को ही छोड़ देती है। अब वैसे इस महामारी के बारे में पता लगे हुए 20 दिन बीत चुके थे और वहीं कैटरीना अब एक लेडी क्लिनिक की तरह काम करते हुए पैसे जोड़ रही थी, जिसके बाद 22वें दिन पर उसे पता चलता है कि बेटी कैलिस्ट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस बारे में जानते ही वो तुरंत ही अपने जमा करे गए अभी तक के सारे पैसों से एक रियो का टिकट खरीद लेती है, लेकिन उसकी किस्मत ने वहाँ पर भी उसे धोखा दे दिया था, क्योंकि उनके शहर के हालात खराब होने की वजह से शहर के बाहर नाकाबंदी कर दी गई थी और किसी को भी शहर से बाहर जाने के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत थी। इसी वजह से कैटरीना की बस के बाहर पहुँचते ही पुलिस वाले उसकी बस को वापस
भेज देती हैं, जिस बात ने कैटरीना को पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो बार बार अपने आप को कोस रही थी कि वो अपनी बेटी के आखिरी समय में भी उसके पास नहीं जा पाई। वहीं रियो के नेवल हॉस्पिटल में एवेलिंडो चुपके से अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है, मगर डॉक्टर्स उसे एंटोनिया के कमरे के बाहर ही पकड़ लेते हैं और तभी अचानक से डॉक्टर को पता चलता है कि कैलिस्ट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये जानते ही डॉक्टर तुरंत ही उसके पास जाकर उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि इस बार वो बेचारी नन्ही जान अपना दम तोड़ ही देती है। वहीं सीजर को भी अब तक उन रशियन डॉक्टर के ट्रीटमेंट को लागू न करने की बात के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से वो रशियन डॉक्टर की मेडिसिन बोर्ड से एक मीटिंग करवाता है, जिस दौरान मीटिंग में वो डॉक्टर भी शामिल थी जिसने जॉब को छोड़ दिया था। वो भी मेडिसिन बोर्ड वालों को नए ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बारे में सुनने के बाद मेडिसिन बोर्ड वाले रशियंस को ऑर्डर देते हैं कि अब उन्हें नए ट्रीटमेंट को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब 25वें दिन पर वो एक्सपेरिमेंटल दवाइयां नेवल हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं और रशियन डॉक्टर ना चाहते हुए भी उन्हें पेशेंट्स को दे देते हैं। अब उसी दिन एक और अच्छी चीज होती है कि जंगलों के पास रहने वाले काफी सारे आदिवासी ग्रुप शहर में आके मीडिया में बात करते हैं और रॉबर्टो के प्लान के बारे में बताते हैं कि कैसे वो सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट को जंगल में खुला छोड़ने का प्लान बना रहा था। ये चीजें कहीं न कहीं आदिवासियों से बेनी ने ही करवाई थी, जो जल्दी ही एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाती है और प्रेसिडेंट खुद ही रॉबर्टो को कॉल करके ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर देता है। इधर हॉस्पिटल में एंटोनिया को नया ट्रीटमेंट मिल तो रहा था, मगर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थके होने की वजह से आगे ट्रीटमेंट को नहीं झेल पाती और उसकी भी मौत हो जाती है। इस बात की वजह से हॉस्पिटल में भागा दौड़ी मच गई थी और सेलेस्ट और एंटोनिया के फ्यूनरल के लिए लेड से बने भारी कॉफिन्स बनाए गए थे ताकि उनके शरीर से रेडिएशन बाहर ना निकले। मगर जैसे ही उन्हें दफनाया जाने वाला होता है, तभी अचानक हजारों प्रोटेस्टर कब्रिस्तान में पहुंचकर धरना देने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सेलेस्ट और एंटोनिया के शरीर को जमीन में दफनाने की वजह से वो आसपास की मिट्टी और पानी को जहरीला न कर दें। उस समय कैटरीना, जो सेलेस्ट के कॉफिन पर गिरकर बुरी तरह से रही थी, वो तुरंत ही खड़ी होकर प्रोटेस्टर पर पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे और अभी जैसे ही कॉफिन्स को जमीन के अंदर डाला जाने वाला था, वैसे ही प्रोटेस्टर्स भी पागल होकर वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वाले उन्हें बहुत ही मुश्किल से संभाल पाते हैं और आखिरकार इतने बड़े हंगामे के बाद सेलेस्ट और एंटोनिया का फ्यूनरल पूरा हो ही जाता है। अब 30वें दिन तक एवेलिंडो के कबाड़ खाने में काम करने वाले 2 वर्कर्स भी अपना दम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एवेलिंडो पूरी तरह से टूट गया था। इसी वजह से वो डॉक्टर से मिलते करके जुआओ से मिलने की बात करता है, जिस दौरान डॉक्टर उसे मिलने की परमिशन दे देते हैं और जुआओ के पास जाकर एवेलिंडो उससे माफी मांगते हुए इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये सारी तबाही उसी की वजह से आई है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मार्शियो के सही होने के बाद उसे फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिस दौरान उसके पिता उसको लेने के लिए आए थे, मगर इतने दिनों तक खाली बैठने की वजह से मार्शियो के सर पर अभी भी वही जुनून था कि उसे किसी भी हालत में पूरे शहर को सही करना है। इसी वजह से वो फिलहाल अपने पिता से ज्यादा बात न करके तुरंत ही ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इधर जैसा कि रॉबर्टो अभी भी उस रेडियो एक्टिव कचरे को अपने शहर से बाहर निकालना चाहता था, इसीलिए पेनी और सीजर उसको एक प्लान बताते हैं कि उसे इन कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए एक फैसिलिटी बनानी चाहिए, जो फैसिलिटी अभी के लिए काम करेगी और उसी बीच रॉबर्टो प्रेसिडेंट के कांटेक्ट में रह के एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकता है। अब ये चीज रॉबर्टो को भी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो इस फैसिलिटी को शहर से दूर कंट्री साइड में बनाने का फैसला करता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब पेनी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक फेडरल वकील सीजर के साथ पेनी के पास आकर पेनी के ऊपर हत्या का आरोप लगाती है, क्योंकि इस वायरस की वजह से हाल ही में जो भी मौतें हुई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन सभी चीजों का जिम्मेदार पेनी को दिखा दिया था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन की जिम्मेदारी पेनी के सर पर थी और उसके लोग यहाँ पर रेडियोथेरेपी लैब के बंद होने के बाद उस जगह को चेक करने के लिए नहीं आए थे। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि पैसे के दम पर रेडियोथेरेपी लैब का ओनर कुछ भी करवा सकता था। उसी वजह से एक बार को तो गुस्से में आकर सीजर हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ही केस करना चाहता था, पर क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टोर करने वाली फैसिलिटी का सारा पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ही आने वाला था, इसीलिए पेनी सीजर को कुछ भी ऐसा करने से मना कर देता है और स्टोरेज फैसिलिटी का सारा काम मार्शियो को सौंप कर खुद जेल में चला जाता है। अब जहां मार्शियो एक तरफ फैसिलिटी बनाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सीजर ने प्रेसिडेंट से बात करके एक ऐसा बिल पास करवा दिया था जिसके हिसाब से हर एक शहर के रेडियो एक्टिव वेस्ट की जिम्मेदारी उसी शहर की थी। इसका मतलब कि अब रॉबर्टो किसी भी हालत में उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को बाहर नहीं भेज सकता। फिर वहीं मार्शियो की देखरेख में आखिरकार फैसिलिटी का काम पूरा हो जाता है और 45वें दिन पर सबसे पहले वो लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर जाकर उस मौत के कैप्सूल को निकालते हैं, जिसको कंक्रीट डालकर वहीं पर छोड़ दिया गया था और अब फाइनली उसको फैसिलिटी में लेकर जाया जा रहा था। लेकिन मार्शियो और उसके सभी साथियों के कंट्री साइड पर पहुंचने पर वहां पर उन्हें काफी सारे लोगों की भीड़ घेर लेती है, जो लोग कंट्री साइड में ही खेती करा करते थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को उनके रोज के आने जाने की जगह पर रखा जाए। तब इमर्सन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन वो लोग तो रॉबर्टो के अलावा किसी और से बात करना ही नहीं चाहते थे। तब रॉबर्टो भी उनके सामने आकर उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटेस्टर के लीडर डोरीमार ने साफ कह दिया था कि वो लोग किसी भी हालत में उन बैरल्स को उस जगह पर नहीं रखने देंगे। इधर नेविल हॉस्पिटल में धीरे धीरे जुआओ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए डॉक्टर
डॉक्टर्स उसके बेटे से उसकी बात करवाते हैं, जिस दौरान बात करते करते ही जुआओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वहीं मार्शियो और उसके साथी रॉबर्टो के ऑफिस में बहुत ज्यादा परेशान थे और इस बार रॉबर्टो को भी रेडियो एक्टिव कचरे की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, जिस दौरान मार्शियो के दिमाग में आइडिया आता है कि वो रात के समय में उन बैरल्स को फैसिलिटी में जाकर रख देंगे, जिस पर पहले तो रॉबर्टो ने मना कर दिया था क्योंकि प्रोटेस्टर्स को इस बारे में पता चलने पर वो शहर में दंगे कर सकते थे और इससे रॉबर्टो की कुर्सी को भी खतरा था। इस पर मार्शियो उसे समझाता है कि दंगों को रोकने के लिए वो कह सकता है कि मार्शियो की टीम ने ये काम बिना उसे बताए करा था। इधर नेवल हॉस्पिटल के अंदर साइनस की हालत भी बहुत ज्यादा बेकार थी और उसको बचाने का अब एकमात्र रास्ता सिर्फ सर्जरी करना था, जिसमें सर्जरी करके उसकी बॉडी के अंदर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को निकाल लिया जाता। ये सर्जरी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी क्योंकि साइनस की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी और उसी वजह से एडमिरल ऐसा करने से मना भी कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो साइनस की वैसे भी मौत हो जाएगी और साइनस को बचाने का एकमात्र रास्ता यही था। इसी वजह से वो जैसे तैसे एडमिरल को मना लेते हैं और बाद में शुरू होता है 8 घंटे का एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन, जिसमें एक बार को तो साइनस की मौत होने वाली थी, मगर जैसे तैसे आखिरकार डॉक्टर्स ने उसकी जान को बचा ही लिया था। इधर रात के समय में मार्शियो और पॉला फाइनली उन रेडियो एक्टिव कंटेनर्स को लेकर उस फैसिलिटी की तरफ जा रहे थे, मगर रात के अंधेरे में उन्हें बहुत सारे प्रोटेस्टर घेर लेते हैं और सुबह तक वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। उन सबको देखने के बाद तो पॉला एकदम पागल हो गई थी, जिससे गुस्से में आकर वो प्रोटेस्टर्स को बताती है कि इस लैब को इसी काम के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए इस जगह से ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं पर भी नहीं है और अगर इन रेडियो एक्टिव कंटेनर्स को शहर में वापस भी लेकर जाया जाता है तो एक न एक दिन इससे फैलने वाला वायरस कंट्री साइड तक भी जरूर पहुंच जाएगा। इतना बोलने के बाद पॉला तो साइड हो गई थी और बाद में मार्शियो प्रोटेस्टर को समझाने लग गया था कि उन्हें उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, जो बात इस बार फाइनली प्रोटेस्टर को समझ में आ जाती है और वो उन रेडियो एक्टिव कंटेनर को फैसिलिटी में रखने की परमिशन दे देते हैं। इधर हॉस्पिटल में साइनस को होश आने के बाद डॉक्टर उसके लिए उस माँ का खत पढ़ते हैं, जिसे सुनते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और किस्मत से अब तक डॉक्टर ने जुआओ को भी पूरी तरह से सही कर दिया होता है। इस सब के बाद एक पब्लिक इंटरव्यू में बेनी अपनी गलती को पूरे देश के सामने कबूल करता है कि ये हादसा न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन और बाकी सारे इंस्टीट्यूट की लापरवाही की वजह से हुआ था और कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने में सबसे बड़ा हिस्सा एंटोनिया का था, क्योंकि अगर वो वक्त रहते हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचती तो ये पूरा का पूरा देसी कब्रिस्तान बन जाता। अब बेनी की इस ईमानदारी की वजह से बेनी पर लगे सारे चार्जेस उस पर से हटा दिए जाते हैं और क्वाना का ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के लिए सबक बनता है, जिसके बाद दुनिया भर के लगभग सभी देशों ने रेडियोथेरेपी लैब्स को शहर से दूर बनाना शुरू कर दिया था और साथ ही रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टोर करने के लिए काफी सारी फैसिलिटीज भी बनाई थी। खैर अभी मार्शियो बियांका के पास जाने से पहले एक आखिरी बार बेनी से मिलता है और बेनी उसको बताता है कि उनका मिलना आखिरी बार नहीं बल्कि रोज रोज होने वाला था, क्योंकि उसने मार्शियो को न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट दे दी थी। अब शहर के अंदर भी सफाई का सारा काम शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट उन सभी बिल्डिंग को गिरा देती है जहां पर रेडिएशन फैला था। उस दौरान कैटरीना ने चोरी छुप के उस सील्ड एरिया में से अपने बेटे की एक आखिरी तस्वीर ले ली थी, जिसमें किस्मत से कोई भी रेडिएशन नहीं होता और कैटरीना को वो तस्वीर अपने पास रखने की परमिशन मिल भी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे करके जुआओ, एवेलेंटो और बाकी सारे लोगों को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उनके पूरी तरह से सही होने तक उन्हें हॉस्पिटल में हर हफ्ते चेकअप करवाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब वैसे दोस्तों ये सिर्फ एक सीरीज की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा हादसा था, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर इंसिडेंट में से एक माना जाता है। इस हादसे के बाद रेडियोथेरेपी इंस्टीट्यूट के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन को 1 मिलियन राइल्स का जुर्माना भरना पड़ा था ताकि उन पैसों से इस इंसिडेंट में इन्फेक्ट हुए लोगों का इलाज करा जा सके। क्वानिया में हुई ये रेडियो एक्टिव तबाही हमें सिखाती है कि इंसान की लापरवाही कैसे हंसते खेलते शहर को कब्रिस्तान बना सकती है, क्योंकि बेशक से मार्शियो और बेनी की मेहनत से वो मौत के बैरल स्टोर तो हो गए थे, लेकिन इस तबाही की वजह से मरने वाले मासूमों की यादें आज भी उस शहर की मिट्टी में दबी हुई हैं। ब्राजील का ये हादसा तो सिर्फ एक शुरुआत था, लेकिन सोचो क्या होगा अगर लोग अपनी मौत को ही रोक पाए और अपनी मौत आने से पहले अपने दिमाग की चेतना को किसी नए शरीर में ट्रांसफर कर सके। अब हम चलते हैं साल 2384 में, जहाँ पर इंसान ने मौत को हमेशा के लिए हरा दिया है और यहाँ पर स्टैक नाम के डिवाइस की मदद से आप अपनी यादों को किसी भी बॉडी में डाल सकते हो। लेकिन साइंटिस्ट का ये आविष्कार जल्दी ही टकेशी कोविच नाम के आदमी के लिए एक वरदान नहीं बल्कि 250 साल पुराना एक बहुत ही खतरनाक नर्क बनने वाला था। अब क्या फ्यूचर की ये टेक्नोलॉजी सच्ची में मौत से भी ज्यादा खतरनाक है? टकेशी कोविच और अमरता के वरदान की इस दिमाग मार देने वाली सीरीज को देखने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर तुरंत क्लिक करें। बाकी अगर आप लोग इस सीरीज की कहानी को पहले से जानते हो या फिर कुछ और देखना चाहते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके दूसरी कहानी भी जान सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।